नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आरएसएस यानी संघ ने एक बार फिर से अखंड भारत की मांग को सामने रखा है। मोहन भागवत आज संघ प्रमुख ने यह कहा है कि वैसे तो 20-25 साल में भारत में अखंड भारत ये हो जाएगा, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो 10 से 15 सालों में ही अखंड भारत बन जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अहिंसा की बात कहेंगे लेकिन हाथ में डंडा भी रखेंगे। आइए आपको सुनाते हैं विपक्षी पार्टियों की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है, लेकिन उससे पहले तालियों के साथ स्वागत आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जनता आज दागेगी सवाल, इसीलिए हम ये शो कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। नवल किशोर जी, आरजेडी के प्रवक्ता, यहाँ पर नेता मौजूद है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। संगीत रागी जी आरएसएस का पक्ष रखेंगे। अरशद आबिद जी नेता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, क्या कहा है संघ प्रमुख ने और क्या प्रतिक्रिया दे रहा है विपक्ष, सुन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अक्सर भारत को अखंड भारत बनाने की बात करता है, लेकिन इस बार इसके प्रमुख ने अखंड भारत बनने का समय तय कर दिया है। हरिद्वार के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। जिस गति से चल रहा है उस गति में थोड़ी सी भी वृद्धि हम कर ले, और हम करेंगे, संघ के लोग तो करेंगे करेंगे, तो भी गणना के अनुसार 20-25 साल में होने वाला है। लेकिन अगर हम इसमें बहुत तीव्र गति अपनी करते हैं, एक होने की, एक मन से चलने की, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनावसी जानताम, ऐसा जाने की, समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्तमेशा, इस प्रकार चलते हैं तो ये समय आधा हो जाएगा। हम बहुत जल्दी इस चित्र को देखें। हरिद्वार में संतों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने ऐलान किया कि अखंड भारत बनने के रास्ते में जो भी आएगा मिट जाएगा। कि अब भारत अपने उत्थान की पटरी पर जो चल पड़ा है, इसको अब उस उत्थान को पूरा किए बिना रुकना नहीं है। इसको रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे, ये नहीं रुकने वाला। अब ये ऐसी एक गाड़ी चल पड़ी है जिसको एक्सीलरेटर है, ब्रेक नहीं, और सीटी बार बार बजा रहा है, बीच में कोई ना आए, आना है तो हमारे साथ बैठ जाए, नहीं आना है स्टेशन पर रुक जाए, बीच में ना आए। संघ प्रमुख के बयान पर सियासत सुलगने लगी है। कांग्रेस ने चीन और पीओके को लेकर सवाल दाग दिए हैं। भागवत जी को बोलने का बड़ा शौक है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है, मोदी जी तो उनका नाम नहीं लेते, आप लेंगे क्या उनका नाम? क्या करेंगे चीन को बाहर निकालने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ भागवत जी, जो ये पीओके है, इसको आप 8 सालों में वापस क्यों नहीं ला पाए, इसका जवाब दीजिए। आपने कितने परिवारों को कश्मीर में वापस बसाया, इसका जवाब दे दीजिए। हर चीज में अगले 15 साल में हम ये करेंगे। उधर अखंड भारत वाले बयान को लेकर ओवैसी और शिवसेना ने भी संघ को घेर लिया है। क्या कौन सी देशभक्ति है आरएसएस के चीफ की कि जिस जमीन पर हमारी आर्मी पेट्रोलिंग करती थी वहां नहीं कर पा रही है, आप चीन का नाम नहीं लेते? और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, क्या बांग्लादेश को अब ले लेंगे भारत में? क्या श्रीलंका को भारत में ले लेंगे? अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। हरिद्वार में संघ प्रमुख ने हिंदुत्व की अहमियत, सनातन धर्म की खासियत भी बताई। साथ ही दुनिया को ये भी बताया कि भारत अहिंसा की बात करेगा, लेकिन हाथों में डंडा भी रखेगा, क्योंकि ये दुनिया शक्ति को ही मानती है। हम अहिंसा की ही बात करेंगे, लेकिन हाथ में डंडा लेकर करेंगे, और डंडा दिखने में ऐसा भारी होगा, सबको डर लगेगा, पड़ेगा तो मुश्किल है इनकी बात, क्योंकि
हमारे मन में कोई द्वेषभाव शत्रुता नहीं है, लेकिन दुनिया ऐसे ही मानती है, हम क्या करें। संघ प्रमुख के बयान पर बीजेपी कह रही है कि भारत के पास ताकत होगी तभी दुनिया लोहा मानेगी। हम अहिंसावादी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम सामर्थ्यवान हो, हम शक्तिशाली हो, क्योंकि बगैर शक्तिशाली हुए, बगैर सामर्थ्यवान हुए लोग बात नहीं सुनते हैं। संघ प्रमुख के बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। फिलहाल ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि मोहन भागवत ने भौगोलिक अखंड भारत की बात की या सांस्कृतिक या फिर वो आर्थिक अखंड भारत का इशारा कर रहे थे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आपसे ही, सपनों की सौदागरी आपने शुरू कर दी है, वो इसलिए कह रही हूं क्योंकि अखंड भारत आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों को आप वापस जोड़ लेंगे, ये क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? देखिए, पहले आपको भारत, अखंडता और संघ तीनों का विषय समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। संघ की दृष्टि में राष्ट्र एक राजनीतिक सत्ता ही नहीं है, सिर्फ जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होती है, एक सांस्कृतिक सत्ता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध हमारा राजनीतिक सत्ता का अंग नहीं, फिर भी भारत का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पर पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है भारत में। ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गंधार अफगानिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार जानते हैं कहां तक था? ये वेस्ट इंडीज कहां है? अमेरिका के पास। वहां के मूल निवासियों कहा जाता है इंडियन, रेड इंडियन। इंडिया वहां तक था। और इंडोनेशिया का अर्थ जानते क्या है? ग्रीक में नीजिया का अर्थ होता है द्वीप। इंडोनेशिया मतलब भारतीय द्वीप। ये तो था हमारा ज्योग्राफी में विस्तार। और टाइम में क्या था? अभी हमने हिंदू नववर्ष मनाया था ना, तो किसी का तो 2100 कुछ पूरा हुआ 2022। हमारा ब्रह्म संवत 1,97,40,29,124 1.97 बिलियन ईयर्स का स्पेस में अखंडता है। तो टाइम और स्पेस में जो विराटता है, इसे समझिए। अब ये चेतना जग रही है तो हमें बहुत कुछ लड़ने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी चेतना स्वतः साकार होते हुए आ जाएगी। और ये मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जिस दिन बलूचिस्तान की बात 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री जी ने की, मैं अंग्रेजी चैनल पे था, तो एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान नाम था, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े थे। तो उन्होंने क्या बोला? हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो पाकिस्तान वाले ने कहा कि पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? इंग्लिश चैनल में हिंदी में बोला। तो जानते हो क्या बोले? हां, हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूच हैं और हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद उसने जानते क्या बोला? पाकिस्तान वाले ने, जनरल शफकत सईद थे पाकिस्तान वाले तरफ से, चेक कर लीजिएगा जाके यूट्यूब पे। क्या कहता है? अब अबे तबे पे आ गया। कहता अबे हिंगलाज माता क्यों कह रहा, भारत माता क्यों नहीं कह देता? और समझियो बलूच नेता कहता हां हम कहते हैं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और भारत माता की जय। अब बताइए देश कैसे कनेक्ट होता है? तो जब सब कुछ हो ही गया है तो 10 साल किस चीज का इंतजार करना है? जो एक्सेलरेटर दबा दिया है आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो फिर अखंड है। देखिए, सब परिकल्पना हमें दिमाग में रखिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी दिखेगा। क्या ऋतु है ये? परिवर्तन। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात कही, हिंदू मुस्लिम ऋतु। नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, उस अखंडता में हिंदू मुस्लिम कहां आते हैं? मुस्लिम का तो एंगल ही नहीं आता। फिर मैं एक और बात कहता हूं, पीओके लाइए ना, फिर पाकिस्तान को जोड़िएगा। अच्छा, जो आपने पीओके की बात कही है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 70 साल में जो हमारा टसल चलता था पाकिस्तान से, मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हमेशा कमजोर और छोटा कहता था ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर हम इकलौते थे जो हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे कमजोर और छोटा हमें सता रहा है। पर पहली बार पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इमरान खान ने क्या बोला था? ये कुछ उससे ज्यादा खौफनाक करने वाले हैं जो बालाकोट में किया था। पहली बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था? शाह महमूद कुरैशी ने, कि साहब वो आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो वहां वाले बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, वक्त में बदले बदले मेरे सरकार नजर तो आ रहे हैं। नवल किशोर की अखंड भारत 10 साल 15 साल में बनेगा, धीरे धीरे रेमना कह रहे हैं। देखिए, अखंड भारत की बात कहने वाले की राजनीति को अगर समझिएगा तो पता चलेगा कि वो कितना खंडित करने वाले बात करते हैं। जिन्होंने यह बात कही कि इस गति से चलेंगे, एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक
नहीं है, केवल एक्सीलेटर है। तो आप समझ सकते हैं कितना विध्वंसक सोच है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं हो वो तो एक्सीडेंट ही करेगा, वो तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है कि किसी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। जब उसमें ब्रेक ही नहीं है तो उसी मंजिल का है या तय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनके पूरे राजनीति को देखिए, उनके बात को देखिए। जब भी वो बात करते हैं, या पूरा संघ के चरित्र को देख लीजिए, जो सत्ता में चुनाव के माध्यम से नहीं, किसी पार्टी के पीछे रह के पूरा सत्ता का लाभ लेता है, वो कहता क्या है और उसका मतलब क्या है, उसको बांटना होता है। पूरे भारत के राजनीति में अगर देखिएगा तो खंडित करने के कई सारे आयाम उन्होंने ढूंढ रखा है। वो चाहे धर्म के आधार पे हो, या कपड़ों के आधार पे हो, या खान पान के आधार पे हो। जब आप पूरी तरह से खंडित करते हैं तो ये बात तो खंड खंड पाखंड वाली है, जो आप अखंड भारत की एक बात कहते हैं। अखंड भारत तो 1947 में उसका निर्माण हो चुका था। उस समय 526 से ज्यादा प्रादेशिक राज्य थे, वो जो एक साथ जुड़े थे। पूरे सबको जोड़ कर एक अखंड भारत का निर्माण हुआ था। वो संविधान शासित था, उसमें अंबेडकर भी थे, उसमें नेहरू भी थे, उसमें गांधी भी थे, उसमें पूरा स्वतंत्रता संग्राम के नायक लोग थे। उनके खिलाफ में अगर आप ये बात कहते हैं तो उनके खिलाफ में है। आपका ये कौन सा सपना है? ये कौन सा सपना है जो कि जो देश एक संविधान के रास्ते पे चल रहा है, एक गति पे चल रहा है, उसको आप कहते हैं कि इस गति से चलेगा कि जो सामने आएगा वो या तो हटे नहीं तो मर जाएगा। खंड खंड पाखंड आप इंडिया को कर रहे हैं तो फिर बाहर क्या जोड़ेंगे देशों को? रोज जितने भी वैचारिक विमर्श होते हैं, रोज गांधी की बात लोग लाते हैं। अब मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। क्या गांधी भारत का विभाजन चाहते थे? महर्षि अरविंद ने क्या कहा था? महर्षि अरविंद ने कहा था कि भारत का विभाजन कृत्रिम है और एक दिन आएगा जब भारत के जो टुकड़े विभाजित हो गए हैं भारतवर्ष का पुनः हिस्सा बनेंगे। तो ये महर्षि अरविंद का उद्घोष था, एक योगी का उद्घोष था। और संघ भी ऐसा मानता है। आप यदि संघ का यदि आप मानचित्र देखेंगे तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये भगवती स्वरूपा है। हमारे लिए कोई एक कोई राजनीतिक इकाई नहीं है भारत माता। आपके लिए या किसी अन्य के लिए हो सकता है कि ये जमीन का टुकड़ा होगा, ये जो हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भगवती स्वरूप है। इसीलिए हम उसके लिए इतने पैशनेट होते हैं। यह इसको इसीलिए कहा जाता है ये देवताओं के द्वारा निर्मित प्रदेश है। ये हम नहीं कहते हैं, ये पुराणों में इसका जिक्र है। जब संघ कहता है कि ये अखंड होगा, जब उसका वो जिक्र कर रहे थे कि ये ऐसी गाड़ी है, उन्होंने कहा गाड़ी नहीं, ये रफ्तार, एक ऐसी पटरी पर चल पड़ा है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन साथ में बिना ब्रेक वाली गाड़ी टकरा जाती है। 10 सेकंड मेरी बात तो कह लेना दीजिए अपनी बात। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फिर वेदों की एक उक्ति बोली, कहा हम ऐसा मन क्रिएट करेंगे, साथ हम चलें, संगचत्वम संबदत्वम, हम और सारा वोट बीजेपी को पड़ जाए। नहीं, सारा वोट उधर चल जाए। इसका आप चूंकि आप राजनीति खाते हैं, राजनीति पीते हैं, इसलिए आप राजनीति उगलते हैं। संघ राजनीति नहीं खाता, संघ राजनीति नहीं उगलता, इसलिए आपको उसके स्तर पर आकर के सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा हम जब कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की कल्पना करते हैं तो हम ताकत के आधार पर नहीं, हम पूरे भविष्य का, पूरे विश्व का हम चिंतन की धारा बदल देंगे और पाकिस्तान हमारा तब हिस्सा होगा। आप कभी सोच सकते हैं? अभी पाकिस्तान, मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के एक बहुत बड़े लेखक का कल लंदन टाइम्स में एक लंदन के एक अखबार में उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जब सड़कों को और यहाँ को देखते हैं तो हमें जम्मू एंड कश्मीर से ईर्ष्या होती है। हम चाहते हैं कि हमारा ये हिस्सा जो है वो भारत का हिस्सा बने। कभी आपने सोचा था? लेकिन बलूच और सिंध, तो मोदी जी लाएंगे, वहां सुन लीजिए, बलूच और सिंध में वहां सोचने से नहीं जुड़ जाएगा। बलूचिस्तान, देखिए किसी ने सोचा था 370 खत्म हो जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने सोचा था राम मंदिर बन जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। अरे आप लोग मैनिफेस्टो में हमें हर बार लिखते थे, क्या लिखते थे? नहीं, हम आपके लिए कह रहे हैं। कल्पना की एक ऐसी दुनिया बना दीजिए। नहीं, हम तो सोचते थे। कहाँ जी रहे हैं आप? हम तो सोचा था, अरे उन्होंने सोचा था। नहीं, हम तो सोचते थे, आपने नहीं सोचा था। संघ ने नहीं सोचा। आप रोज कहते थे, आप इन लोगों के साथ मिलकर के कहते थे। अच्छा तारीख बता दीजिए सुधांशु जी, और सुधांशु जी को रोज पिन करते थे आप, जरा तारीख बता दीजिए। आप रोज मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं
1971 के पश्चात, मैं तो कहता हूं भारत विभाजन के पश्चात 370 का खत्म करना एक बहुत बड़ा निर्णय है। ऐसा निर्णय इस देश में किसी ने सोचा नहीं था ऐसा संभव हो पाएगा। बाहुबलियों से टकराना है आपको, आप समझ तो रहे हैं? वो अर्शद दिन आलम भी से। आएगा जब भारत अखंड भी होगा और तब हम और आप जो है यहीं बैठ करके बिना डिस्कशन वीजा के करेंगे। जाएंगे? अरे बिना वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीजा की 10 जरूरत साल नहीं के पड़ेगी। बाद। बहुत बहुत ये निर्णय या बस साथ साथ ऐसे चले जाए। कई चीजों का चलिए, ठीक। निर्णय समय करता है। ठीक है प्रभु। पिछले 8 साल से हमारे देश में भाजपा की सरकार है, संघ की सरकार है, और 8 साल के अंदर पूरे मुल्क में संघ आरएसएस का एक संगठन हम मान लीजिए बीजेपी की सरकार है। और पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान के हर स्टेट में जिस तरीके से दलितों को कुचला गया, पिछड़ों को कुचला गया, कत्लेआम किया गया, उनके हकों को छीना गया। कहने को तो आरक्षण उनको 27% है पिछड़ों को। एक जज बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में बता दीजिए कोई जज अगर ओबीसी का बैठा हो। आप बताइए ब्यूरोक्रेसी में कितने चीफ सेक्रेटरी जहां भाजपा की सरकारें हैं, जगह जगह स्टेट में, क्या चीफ मिनिस्टर एक भी एससी है? एक छोटी सी क्या चीफ मिनिस्टर कितनी से जो सुन लीजिए आप रागी जी, चीफ मिनिस्टर के बाद आइए चीफ सेक्रेटरी, जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, क्या चीफ सेक्रेटरी ये बना सकते हैं? डीजीपी बना सकते हैं? होम सेक्रेटरी बना सकते हैं? मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी बना सकते हैं? कुछ नहीं बना सकते। दलित बड़ी तादाद में देश में रहते हैं, माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं, ओबीसी के रहते हैं। ओबीसी 56% है, दलित उससे कम है, माइनॉरिटी उससे कम है। जब ये उनको कुचल रहे हैं 8 सालों से लगातार, उनको नेस्त नाबूद करने पर लगे हैं, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार छीन रहे हैं। हमारी छोड़िए, हम तो लाचार, बेबस, मजलूम, कमजोर लोग हैं। बात आप दलितों की, समाजवादी पार्टी? नहीं, हम तो जो दलित, शोषित और जो पिछड़े ओबीसी हैं, लेकिन जो इस देश का दबा कुचला इंसान है, वो जहां भाजपा शासित सरकारें हैं। आप मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, इतना कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं डर लगता है क्या बीजेपी के बगल बोलने में? नहीं, सुन लीजिए कि दूसरी तरफ ध्रुवीकरण हो जाएगा। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी, हम लोग आपका ये मतलब समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों, पिछड़ों, नौजवानों, किसानों, महिलाओं और अकलियत मैंने जोड़ दिया, उनकी बात करती है। जोड़ दिया, थैंक यू। आपने सुना नहीं, आप जब रिकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जब आप देखेंगे। ठीक। तो पिछले 8 सालों में मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को उनका एक अधिकार नहीं दिला पाए, और दलितों के अधिकारों में कटौती करते हैं तो पूरे देश का दलित सड़कों पर निकल आता है। फिर एक साजिश के तहत उन पर जब हमले करवाए जाते हैं और दलितों को जेल भेज दिया जाता है, दलित फिर आंदोलन करते हैं, फिर बड़े दबाव में है, वोट बैंक के लालच के तहत वो जो है अध्यादेश वापस लेते हैं। यही किसानों के साथ होता है कि ये जानबूझकर 3 कृषि बिल कानून लाते हैं जो किसानों के खिलाफ है। किसानों ने नहीं कहा था कि अभी बिल लाइए, किसान धरने पर बैठे, 13 महीने बैठे, 700 किसानों ने शहादत दी। देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, जबकि हम चाहते थे कि 700 किसानों जिनकी शहादत हुई है उनको शहीद का दर्जा मिले और एक भारी राशि 1 करोड़ के हिसाब से उनको मिले। ये तो पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के, आदिवासियों के विरोधी हैं। अगर ये हमदर्द हैं भाजपा आरएसएस के लोग, तो ये ओबीसी के लोगों को सीएम बनाए, उत्तर प्रदेश से बनाए, हिमाचल प्रदेश से बनाए, ये अपना गोवा में बनाए, नहीं बना सकते, चीफ सेक्रेटरी बना सकते। पूरी तरीके से सुधांशु जी आपको लिस्ट गिनाइए और वंचित समाज के विरोधी शुरू करते हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों बीजेपी को साथ लेकर चलती है, और समाजवादी पार्टी ने आप चारों सरकारों को उठाकर देख लीजिए, पिछड़ों में से सबसे ज्यादा एक लंबी लिस्ट लिखी है सर उन्होंने, सुनिए तो लिस्ट समाजवादी पार्टी की सरकारें मिले। हमने बनाया दलित डीजीपी, हमने बनाया चीफ सेक्रेटरी, हमने बनाया फाइनेंस सेक्रेटरी। आपके यहाँ तो एक परिवार की जागीर है पार्टी, आप क्या बनाएंगे? समाजवादी पार्टी है, डॉक्टर लोहिया को मारने वाली पार्टी है, विचारों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी। सुधांशु जी आप बताएंगे समाजवाद के बिना कितने मुख्यमंत्री बनाए आपने? दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। पहले कितने तो मुख्यमंत्री? उनकी संख्या तो बाद में गिनाऊंगा, पहले ये बता दे। है ही नहीं, गिनाइएगा कैसे? नहीं, अभी बता रहा हूँ, पहले ये बता दूं, अरे भैया पता नहीं कल्याण सिंह क्या थे, शिवराज सिंह चौहान क्या है, उमा भारती क्या है, बाबूलाल गौर क्या है, सुशील मोदी क्या थे, केशव प्रसाद मौर्य क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार मिला के हमने 5 बनाए, 5 अलग अलग जाति के। अच्छा आप ये बताइए, परिवार के अलावा एक ओबीसी बताइए जिसको आपने पावर दी। अरे बाबा बताइए, फोटो भी दिखाई पड़ता हो बगल में, आप सुन रहे हो? अच्छा नहीं, अब इनका ओबीसी का मतलब जल्दी से बोलिए, जवाब सुनिए, एक साथ की बात कीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में सुधांशु आज बना के देखिए आप। आज ही तो हम कह रहे हैं, आज ही तो बता रहे हैं। बाबूलाल गौर ये बताइए, कल्याण शिवराज सिंह चौहान क्या है, फॉरवर्ड है क्या, या आपको चौहान नाम से कुछ कंफ्यूजन है क्या? आजकल भाजपा जानकारी का भाजपा के लोग अपनी जाति को छुपाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री, कुछ दलितों में हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी नहीं, हमारे 3 डिप्टी सीएम बिहार में हुए, तीनों क्या है? थे, आज 2 हैं और 1 डिप्टी सीएम यूपी में है। 3 सीएम हमारे तीनों बैकवर्ड रहे हैं मध्य प्रदेश में,
और इतना नहीं, सुंदरलाल पटवा सन 77 में, जब तो पार्टी शुरू नहीं हुई थी आपकी। और मजे की बात यह है, अब मजे की बात जानते क्या है, ये दोनों एक लाइन अरे अपने अपने टर्न पे बोलिए। देखिए इन दोनों के साथ जानते क्या समस्या है, ये तो हमेशा खंडित के साथ ही रहेंगे, क्योंकि तो जनता दल में एक साथ थे, फिर इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, तो कर्नाटक में अलग हो गए, बिहार में अलग हो गए, उत्तर प्रदेश में अलग हो गए। लालू मुलायम जी भागे 77 में सत्ता चुरा कर भागे, भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। सवाल सर, हम पाकिस्तान अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। हमारे देश में एक गेस्ट आते हैं यूएसए से, और उस समय हमारे देश की राजधानी जल रही होती है। आज हम जो हमारा ये एरिया है उसे हम संभालने में नाकाम है, राजधानी को संभालने में नाकाम है। तो जब ये विस्तार करेंगे हम, तो क्या संभालना मुमकिन हो पाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया। थोड़ा सा ट्रंप दौरे पर दिल्ली दंगे की बात, ट्रंप दौरे पर जिस दिन दिल्ली आते हैं उसी दिन दंगे शुरू होते हैं, और इसके लिए बात तो सुनिए ना, उमर खालिद ने इससे पहले कह दिया था कि ट्रंप आ रहे हैं और ये करना है। और मजे की बात यह है कि पीसीआर के जितने पुलिस के पीसीआर के कॉल हैं, इस पर तो संसद में बहस हो चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट में गृहमंत्री जी डिटेल दे चुके हैं। जिस दिन ट्रंप जाते हैं उसके बाद कॉल आनी बंद हो जाती है। अब तो पूरी आप लोग भी जो आगे बैठे हैं सवाल पूछेंगे, हाथ उठाइएगा। हाँ, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, आपका तब तक। सुधांशु जी, अखंड भारत का सपना बहुत अच्छा सपना है। चाणक्य ने देखा था, अशोक सम्राट ने पूरा किया था, और ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात कही। ये बात संघ के मुंह से जानते क्यों अच्छी लगती है? आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए भारत के इतिहास में, वो सब प्रधानमंत्री बन के नेता हुए, इंक्लूडिंग इंदिरा जी एंड जवाहरलाल नेहरू। जब नेहरू जी बने तो पूरी की पूरी कांग्रेस कमेटियां पटेल के पक्ष में थी, वो गांधी की कृपा से बने। जब इंदिरा जी बनी तो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में यहाँ भी तो सब लोग संघ की कृपा से ही छोड़ दीजिए। अब केवल 2 प्रधानमंत्री हुए, मैं आपसे पूछता हूं, तो सब लोग संघ की कृपा से ही बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, उनके सेक्रेटरी भी बनते हैं। हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया आपके समय में। केवल 2 प्रधानमंत्री हुए, आप सबसे पूछता हूं, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता से पूछा जाता था। अटल जी जब बने थे, बरसों पहले लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। जब मोदी जी बने, राह चलते सड़क पे किसी से पूछो, कहते ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये लीडरशिप होती है। और फाइनली एक लाइन और बोल दूं, चाइना की बात कही थी ना असदुद्दीन ओवैसी जी ने, उस पर भी जवाब देता हूं। वैसे चाइना के बारे में उनकी तो बोलने की हैसियत नहीं है, वह जो टोपी दाढ़ी सब नचवा लेता है, तोप लगा के मस्जिद उड़वा देता है, पर किसी की औकात नहीं है कि चाइनीज एम्बेसी के बाहर किसी मुस्लिम देश में प्रदर्शन तक हो जाए। खैर, अब जवाब देता हूं, हम चाइना को जानते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं अपना कोट नहीं दे रहा हूं। एक हू शी बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हैं, पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए हैं। उनका एक टर्म है, इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और एक दौर आएगा जिस दिन चीन में सांस्कृतिक चेतना आएगी, जैसे सोवियत संघ के 15 घटक थे, वो लोग भी भारत माता की जय बोलने लगे। अब सुनिए, जिस दिन सोवियत संघ के 15 घटक थे, 9 मुस्लिम 9 क्रिश्चियन थे, 6 मुस्लिम अपने अपने धर्म में वापस गए। चाइना क्या था 49 से पहले? 90% बौद्ध था। एक दिन आएगा जब चाइना में सांस्कृतिक चेतना आएगी और चाइना भी सांस्कृतिक रूप से भारत का शिष्य बनेगा। भारत माता की जय बोलेंगे सब वहां पर। सर, मेरा आप दोनों से सवाल है। हाल ही में रामनवमी में हमने देखा देश का क्या हाल हुआ था। 15 से 20 साल की बात कही गई है। अब मुझे कोई भी पार्टी ये बता दे कि 15 से 20 साल में क्या कोई एक पार्टी ऐसी है जो हमारे देश के लोगों को शांति से रहने दे सकती है? जवाब दीजिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही। एक ही पार्टी है जो शांति से रहने दे सकती है, बाकी सब पार्टियां अशांति के लिए ही लगी हुई है। नहीं, वो कह रहे हैं आपकी तरफ इशारा है सर, आपके राज्यों में हुआ है, इतना आसान जवाब नहीं चलेगा। सारा लड़वाते हैं आप, और दूसरे मध्य प्रदेश, गुजरात जो हिंसा हुई है, आप मुझे आप हैं, राजस्थान, करौली भी पता है हमें झारखंड भी पता है, लेकिन आपके राज्यों का क्या, क्यों हुई, क्यों हुई ऐसी हिंसा? जानते क्यों हुई ऐसी हिंसा? हमारी इस केंद्र में सरकार है, इसके बावजूद भारत के 8-10 राज्यों में हिंसा हुई है। इसलिए ये कोई स्वतः स्फूर्त दंगा नहीं कहा जा सकता, योजना। और जानते क्यों हुई है? क्योंकि जब हमारी सरकार नहीं थी तब जानते क्या होता था? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलोर में धमाके, बनारस में धमाके, लखनऊ में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, और जहां जाइए लिखा रहता था पार्क में छूना नहीं, धमाका हो सकता है। अब वो खत्म हो गया, अब वो हैसियत नहीं रह गई, तो अब पत्थर रख रख के शुरुआत कर रहे हैं। चिंता मत करिए, ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। बुलडोजर नहीं, वैक्यूम क्लीनर भी चलेगा, जो कोने में रखी हुई गंदगी उसको भी साफ कर देगा। सर, ये आपकी 15-20 साल वोट लेने की ट्रिक तो नहीं है ना? जैसे 2022 में किसानों की आय दुगनी होने वाली थी, नहीं हुई, उसके लिए आप क्या? बहुत किसान की भी बात, बच्चे सब समझ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। बम फटता था, पत्थरबाजी होती है। किसानों के जो सबसे बड़े अलंबरदार थे
ये बताइए, पंजाब में सबसे बड़े किसान नेता थे, नाम लूं उचित नहीं है, जमानत जब्त हो गई। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके गांव में उतना वोट नहीं मिला जितनी उनकी पंचायत में लोग बैठे रहते थे। इसलिए पता लगता है कि एक क्रिएशन ऑफ ए इकोसिस्टम और धरातल पे यथार्थ में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्यों वापस लिया फिर तीनों कृषि कानून आपने? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने तो बोला था, तो जब माहौल बन रहा था तो क्यों वापस? प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कई बार होता यह है कि आप सही बात होने के बाद भी यदि परिवार का एक सदस्य उसको मानने को तैयार नहीं, तो परिवार के मुखिया के रूप में उदार हृदय देते हुए उन्होंने उसको विड्रॉ किया था, क्योंकि उसमें देश विरोधी शक्तियां आकर अपना यूज कर रही थी। अगला सवाल मेरा समाजवादी पार्टी और इनसे प्रश्न है कि ये कहते हैं कि जातिवाद किसानों के ऊपर जो बीजेपी और बांटती है लोगों को, और उनको ओबीसी वगैरह वालों को कोई अपने इस पे रहने नहीं देते किसी भी रिजर्वेशन वगैरह में। तो मेरा ये कहना है, जब चुनाव आते हैं, लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व होता है, तो उस पर्व में जो पार्टी जीत रही है, 5 स्टेट में से 4 में जीत गई, अगर उनको सबने वोट दिए हैं तो वो फिर मुद्दा ही आपका खत्म हो जाता है ना। इस बारे में आप बोले। ये भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, लोगों को गुमराह करके रखते हैं। इनके पास जनता गुमराह होकर वोट दे देती है। ये लोगों को गुमराह करके रखते हैं, ये लोगों को नए नए ख्वाब दिखाते हैं। जनता की गलती है। किसानों को आय दुगनी करते हैं, किसानों को जितनी आई थी उतनी भी नहीं रही। अगर आप देखिए आंकड़े उठाकर, ये मजदूरों को उत्थान की बात करते हैं, मजदूर दम तोड़ रहा है, मर रहा है। आजादी के बाद जब से भाजपा की सरकार इस देश में आई, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। गुजरात में सबसे ज्यादा की है, मध्य प्रदेश में उसके बाद की है, और जहां भाजपा की सरकार है बिहार में और जो गोवा में, वहां भी किसानों ने आत्महत्या की है। तो किसानों की तो ये बात ही नहीं करते, मजदूरों की बात ही नहीं करते। करेंगे जब चुनाव आएगा उस तब बात करेंगे ये। लेकिन जितना उत्पीड़न किसानों को ये करते हैं, नौजवानों को ये करते हैं, ये वो सरकार है। हालांकि सरकार बनाने में कामयाब हो गए। उनका जवाब पहली लाइन में दे दिया, जनता की गलती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। पहली लाइन यही, मैंने ये कहा कि ये जनता को गुमराह करके रखते हैं, ये जनता को दूसरी तरफ का आईना दिखाते हैं। जाके कमल पे बटन दबा देती है, गुमराह देख सके। ये कहते हैं कि ये ठीक है, तो जनता इनके बहकावे में आ जाती है। लेकिन निश्चित रूप से आप जान लीजिए, ये भी जान ले कि ये इनका भ्रम का जो है ये एक कहानी है ना, खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। इनका भ्रम तोड़ देंगे यही दलित, यही पिछड़े और यही SC ST के लोग जब कहेंगे हमारा मुख्यमंत्री बनाइए, हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाइए, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए, हमारा होम मिनिस्टर बनाइए। एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि देश के नागरिक इनका भ्रम तोड़ेंगे, दलित तोड़ेंगे, पिछड़े जो नागरिक तो है, आप खंडित तो आप कर रहे हैं, नागरिक ही तो है वो, खंडित तो आप कर रहे हैं, वोट बैंक की तरह आप लोगों को आप बोलिए यूपी की जनता इनको अलग कर देगी। उनका भरम यही तोड़ देंगे, कौन तोड़ देगा? निश्चित रूप जनता, दलित, जनता अब ठीक हो मजलूम सब छोड़ देंगे। एक लाइन बोल दो, पूरी तरह इनकी पार्टी हारेगी। अंजना जी एक लाइन बोल दो, एक लाइन जल्दी से। उत्तर प्रदेश का पहला दलित मुख्यमंत्री किसने बनाया था? मायावती जी को हमने और आप जान लेने पे तुले हुए। मायावती ने कहा था कि मेरी जान कर रहे हो, मरवाप रहे हो आप लोगों ने। आप लोगों ने दलित समाज को ये लगा, समाजवादी पार्टी की सरकार, मायावती का बयान क्या है? समाजवादी पार्टी की सरकार तक कभी नहीं मिला। हमारा वोट भाजपा को चला गया, दलित समाज को हमने बनाया, जवाब मिल गया। क्योंकि इन्हें उस गठबंधन को तोड़ना था, इसलिए साजिश के तहत इन लोगों ने। सवाल जनता का नहीं सुनते, इसीलिए ऐसा हाल होता है। सुनिए सवाल। सुधांशु सर, हमारा आपसे एक सवाल है। अखंड भारत का सपना देखना बहुत अच्छी बात है। क्या ये 2024 के इलेक्शन के लिए एक मैनिफेस्टो जो आरएसएस के तरफ से बुलवाया जा रहा है? दूसरा चीज, यदि अखंड भारत का हम सपना देख रहे हैं तो बंगाल में इतने हिंसा हो रहे हैं रिपीटेडली, आप उसके लिए क्या कर रही है आपकी गवर्नमेंट? देखिए, मैनिफेस्टो में इस बार लिखेंगे क्या नीचे, अखंड भारत इन 10 years? मैं एक विषय कह दूं, अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं संकल्प है। और अखंड भारत की जो आप बात कहते हैं, ये कोई 60-70 वर्ष का नहीं, मैंने आपको बताया 1.97 बिलियन ईयर्स की हमारी सोच है, हजारों सालों की सोच है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशनल नेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। दुनिया के प्रागैतिहासिक एकमात्र राष्ट्र है। इसलिए उस सोच को उस रूप में देखने की बात, और जहां तक आपने बंगाल की बात कही, दुखद है, दुर्दांत है, मगर मुझे इस बात पे बहुत दुख होता है कि अगर इनकी पार्टी का नेता कहता लड़कों से गलती हो जाती है, और वहां मुख्यमंत्री कहती है कि 14 साल की बच्ची के साथ अफेयर था या वो गर्भवती थी, इस पे राजनीति की जा रही है रेप कह के, उसके बाद पूरे देश में जो जितनी महिला एक्टिविस्ट, लेफ्ट, लिबरल, सेकुलरिस्ट सब शांत रहते हैं, ये अपने आप में उनकी चुप्पी बहरा कर देने वाली चुप्पी है लोकतंत्र के लिए।
तो जैसा अब आप बात करते हैं तो आप हमेशा पास्ट को लेके क्यों बात करते हैं, आप प्रेजेंट को लेके क्यों नहीं बात करते? जैसे अभी अम्बेडकर जयंती पर अभी एक रैली हुई थी, इस वजह से हुई थी क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 4 साल से जो रिजर्वेशन की जो लिस्ट थी प्रमोशन की वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं आते? पास्ट में ऐसा हुआ था, अब नहीं होता। चलिए प्रेजेंट की बात करते हैं। चलिए आज की डेट में अभी तक की 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी क्या है? बिल्कुल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, बताइए। जानकारी का या अभाव, यही समस्या है। वो सबसे बड़ी डिस्कवरी है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया। और जाके सन लेबोरेटरी की अगर आप लॉबी में देखेंगे तो वहां डांसिंग शिवा की नटराज की मूर्ति है, क्योंकि वहां का साइंटिस्ट ये कहता है कि अब नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया की किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी में किसी दूसरे धर्म के देवता या भगवान की मूर्ति साइंटिफिक थ्योरी को प्रेरणा देती हुई दिख रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये आज की मैंने बात कही, लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी। नौकरी पे सवाल पूछ रही थी, नौकरी पे पूछ रही थी, प्रमोशन की लिस्ट में पूछ रही थी, अब ये रेलवे की नौकरी पर बच्चों पर जो लाठी लगी उस पर पूछ रही थी। आप समझे नहीं प्रश्न? रीढ़ की हड्डी तोड़ दी लड़कों की। उन्होंने कहा पास्ट का, तो मैंने प्रेजेंट की बात की। और जहां तक नौकरी की बात है, अरे बताइए, पुलिस ने एक बात और कहता हूं, हमारे जमाने में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिली हैं किसी भी राज्य में। हमारे यहाँ कभी अगर ऐसा हुआ हो, सुनिए ना, हमारे यहाँ नौकरी पाने की बात करते हैं। अच्छा एक बात, चलिए छोड़िए, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ। ये अपने जमाने की आप नौकरी की लिस्ट ला के दिखा दीजिए, कितने पिछड़ों की नौकरी दी। एक ही बिरादरी बहुत सुन लिया झूठ उनका। ठीक है, आपने चैलेंज दिया, वो ला रहे हैं। मैं बता रहा हूं, 2020 बताइए 2020 में बिहार को प्लीज सर, मुझे आरोप का जवाब देने दीजिए। कोई नहीं सुन सकता अगर दो लोग एक साथ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तब के महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने संवैधानिक अधिकारों से बाहर जाकर बीजेपी के स्पोक्समैन की हैसियत से। जिस बिरादरी पर आरोप लगाते हैं उस उत्तर प्रदेश में उस बिरादरी के आईएएस कितने हैं, आईपीएस कितने हैं, पीसीएस कितने हैं, पीपीएस कितने हैं, ये बताएं जरा उसको। इसीलिए थानेदार उत्तर प्रदेश से 75 जिले हैं, इसीलिए थानेदार उत्तर प्रदेश से 75 डीएम चाहिए, 75 एसपी चाहिए, 18 कमिश्नर चाहिए, 18 डीआईजी चाहिए। कितने? चलो जितने थे उतने बन गए थे कि नहीं? गलत कर रहे हैं। आज देखिए क्या उत्तर प्रदेश में किस बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। दर्द क्या है कि उतना 35 जिलों में किस बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। नवल जी की बारी है। आप देखिए एसपी कौन है, डीएम कौन है, आईजी कौन है, कमिश्नर कौन है, सीडीओ कौन है, डीएफओ कौन है, देखिए आप। रुकिए, दलित पिछड़े हैं, झूठ बोलने झूठ बोलने के इतने माहिर आपकी तो गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही। दलित बताइए ना, दलित को कहां जान से बनाइए चीफ सेक्रेटरी, आप बनाइए बनाइए होम नवल जी की बारी है। सुनिए ये नारा, एक मिनट, ये चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, दलितों का नारा था, हमारा नहीं। अरे सुनिए, आपने दलितों को बहका कर गुमराह करके अपनी सावों को बना लीजिए, आपके साथ देखिए आपके गेस्ट में आप बनाएंगे, प्लीज ये खंडित भारत का मेरा ये जिम्मेवारी नहीं बनता है कि उनको हम नवल जी बोलेंगे। अरशद जी नहीं, बात ऐसे करते हैं, सशक्त भारत चाहते हैं हम, सबसे दुनिया में सख्त हमारी तमन्ना है, हमारी पार्टी चाहती है कि भारत जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली मुल्क बने, जिससे पूरी दुनिया डरे। ये नहीं चाहते हैं। अगर इतने ताकतवर लोग हैं, मैं लड़ने जाऊंगा चीन के खिलाफ, मेरी फैमिली जाएगी, मेरी फैमिली, मैं फ्रीडम फाइटिंग फैमिली से आता हूँ। सारे नेता बताते हैं, मैं नाम बता सकता हूँ आपको, मोहम्मद आरिफ अली खान, कासिम अली खान, अयाद अली खान, ये शहीद हुए हैं, रिकॉर्ड है हमारे पास, सर्टिफिकेट मिला है हमको। मैं चाहता हूं कि जो चीन ने हमारी जमीन कब्जा है, चीन अंदर घुसा आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश को बता रहा है अपना, मैं लड़ना जाने चाहता हूं। सुधांशु जी को मेरे साथ भेजिए, पूरी आरएसएस को भेजिए, बजरंग दल को भेजिए, शिवसेना को भेजिए, मैं चलूंगा ना। सबसे पहले मैं चीन के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अगर मैंने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है और ना करूं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये चलेंगे? ये कभी नहीं चलेंगे। इनके पीएम भी नहीं कहेंगे ना चलेंगे। वाले को मौका अरे नवल जी को बोलने दीजिए। अरशद आबिद जी नहीं, मैं आपका भी साथी हूँ और इसमें कोई मुझे पहली बार मुख्यमंत्री हम ही ने बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों को देखिए, सुधांशु जी उनके पार्टी और संघ की झूठ बोलने की क्षमता तो बहुत है, सच करने की क्षमता नहीं है। आप हाल फिलहाल में देखिए, बिहार में 2020 के चुनाव में निर्मला सीतारमण जी, देश की वित्त मंत्री, जाकर वहां पर वादा की कि 19 लाख रोजगार सृजन की बात करेंगे। आज 1 साल से अधिक हो गया, 19 महीना आने वाला है, 19 लोगों को नौकरी नहीं मिली। नंबर 1,
नंबर 2, आप रेलवे में जो अभ्यर्थी थे उनके साथ क्या हुआ, कुकृत्य हुआ, वो कौन नहीं जानता है। जो भी आंदोलन छात्र करते हैं वहां पे बिहार में, उसको सरकार किस तरह से उसको मारपीट करती है वो कौन नहीं जानता है। ऐसे सच्चाई के साथ जो सरकार चलाते हैं वो इनको इस तरह की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं तो चाहता था कि आप मोहन भागवत के स्टेटमेंट पे बात करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इधर पे तो बहुत डिबेट हो चुका है। सुन लीजिए, तो जो उन्होंने बात कही है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन एक ही है, इससे बड़ा डबल स्पीक क्या हो सकता है। जो देश है वो संविधान के आधार पर चलता है, अधिकार के आधार पर चलता है, और जो धर्म है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, वो मना स्थिति की है, चेतना की है। तो इस तरह का संवेदना विहीन बातें करना, संभावना विहीन बातें करना, ये तो संघ ही कर सकता है। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, आप गति की बात करते हैं, पूरे देश को पिछले 8 साल के दुर्गति के मार्ग के प्रशस्त करके आप किस गति की बात करते हैं? वही गति जिसमें ब्रेक नहीं हो, केवल एक्सेलेरेटर हो। उसी तरह का आप विकास भी कर रहे हैं। अच्छा शब्द इन्होंने बोला, संभावना विहीन। देखिए, केवल भावना है, संभावना नहीं है, केवल वेदना है, संवेदना नहीं है। और यही संघ की सच्चाई है जिसे हमें डर लगता है। ठीक है, इसमें दोनों जवाब देंगे। जल्दी से 2-3 सवाल लेते हैं, पूछिए। तो हम कब तक पॉलिटिक्स को कास्टिज्म में भाग, ये तो अरशद आबिद को जवाब देना चाहिए। इनका पहला शब्द ही वही रहता है। बुनियादी सवाल जो रुक जाइए, 2-3 सवाल जल्दी पूछिए। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि आप लोग अभी पास पे अटके और आप लोग का कहते ओपिनियन के 8-10 साल में देश को अखंड भारत बनाना है। आपको नहीं लगता कि अखंड भारत बनाने से जरूरी हमें अपने देश के मोरालिटी और इकोनॉमी में काम करना चाहिए, जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ कुछ जॉब्स नहीं है, प्राइस हाइक हो रहा है, पेट्रोल का वो बढ़ रहा है, उससे बढ़िया आप अपने देश पे काम करें। दैट वुड बी अ मोर सुटेबल थिंग। चेतना से पेट नहीं भरता। हाँ। देखिए, अखंड भारत का जो सपना है, अखंड भारत आज का दिया हुआ शब्द नहीं है, ये पुरातन शब्द है। कुणवंतो विश्व प्रभु सवाल है या ज्ञान है? ज्ञान नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि इस शब्द को लेकर के, अखंड भारत को लेकर के जो आज राजनीति हो रही है, एक भागवत जी का शब्द आने की वजह से भागवत जी ने जो कह दिया, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि सबका साथ और सबका विकास की भावना के साथ बिना जातिगत रूप से हमें देश के लिए कार्य करना चाहिए। मैं मूल रूप से एक शिक्षक हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम समान भाव से सब बच्चों को एक साथ देखते हैं, बिना जाति के, बिना किसी चीज के। जिस दिन इस देश का शिक्षक इस प्रकार की कोई भी दुर्नीति अपने अंदर ले आएगा तो देश को शिक्षक जी आप भी क्लास में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूं कि सबको हमें समान रूप से बच्चा पढ़ाओगे नहीं, पूरे बालकों का विकास करना। अधिकारी बनाने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री बनाने को तैयार। शिक्षक को वैसे भी माइक मिलता है तो अच्छे से वो सवाल तो समझ नहीं आया सर। हाँ, मेरा सवाल आप लोगों से है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना विक्टिम क्यों दिखा रहे हो बार बार कि हम दलित, हम बेचारे, हम ये। जिसकी टीम की नींव ही कमजोर होगी वो क्या लीड करेगा, वो कैसे वोटर करेगा खुद को स्ट्रॉन्ग? पार्टी डॉक्टर भैया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वालों की पार्टी है, उनके विचारों पर चलती है समाजवादी पार्टी। और एक बड़ा भाग जो इन्होंने कहा है, बड़ी आबादी है दलित समाज की, शोषित समाज की, मजलूम समाज की। तभी तो आपकी नजर उधर है, उनको भी उसका तभी तो आपकी नजर उधर है, उसको अधिकार नहीं मिल सकते। वो कह रही विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? कौन भरोसा करेगा लीडरशिप कर पाएंगे? हम अधिकार दिलाना चाहते हैं। मुझे आप दोनों प्रवक्ता, आपका हो चुका है। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं नवल जी से कि यदि मान लो श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल सब खुद कहते हैं, हो सकता है 20 साल बाद कहें कि हमें मिला लो, तो भी आप विरोध करोगे क्या? मेरा आपसे सवाल। नहीं, ठीक है, आप बोल लीजिए इसका जवाब। नहीं, हम तो चाहते हैं कि अमेरिका भी आपको ऐसी संभावना दिखती है? एक सेकंड प्लीज, नौकरी वाला बात आप क्या करते हैं? 15 लाख वाला विश्वास किए थे, कितना बार धोखा खाए? आप प्रोफेसर हैं, आपको लगता है कि तमाम देश का, पाकिस्तान भी 100% पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ऐसा विषय ही नहीं है। आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि आरएसएस की बार बार बात करते हैं, आरएसएस भाजपा और आरएसएस दोनों अलग हैं। आरएसएस ने क्या बोला है, जितने भी भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। आप लोग हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये करते हैं, ये समाजवादी पार्टी पूरे चुनाव में करा इन्होंने। ठीक है, अच्छा ये देश सब ऑफर करेंगे कि इंडिया में मिलना है तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भारतीय परंपरा में है, क्या झूठ है? अरे एक साथ क्यों बोलते हैं? जब उनको बोलने दीजिए नवल जी को प्लीज। नवल जी, आपने पिछले सवाल का जवाब दिया था। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जिस धर्म की बात करते हैं, पहले भी कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो क्या सबको आप हिंदू क्यों बनाना चाहते हैं? आप विभिन्नता से आपकी दुश्मनी क्या है? डाइवर्सिटी की दुश्मनी क्या है?
अगर पूरे देश में संविधान ने सबको काम अधिकार पर दिया लगा दिया, है, बताओ। भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, पहनावा के आधार पे, खान पान के आधार पे, इस विभिन्नता के साथ इस देश में रहने का अधिकार अगर विविधता, संविधान ठीक है। दिया है, तो आप क्यों चाहते हैं एक ही तरह का भोजन खाएं, एक ही तरह के कपड़े अरे पहनें, एक ही अंजना तरह जी का को उत्तर भी देने दो, उत्तर भी देने देंगे या नहीं? मेरा सर से सवाल है कि जब फ्रीडम फाइटर्स की बात होती है तो इनके परिवार से फ्रीडम फाइटर्स आ जाते हैं, जब किसानों की बात होती है तो इनके परिवार से किसान आ जाते हैं, पर ये भगत सिंह को वैल्यू नहीं देना चाहते। जब किसान देश का झंडा गिराते हैं तब वो झंडे की बात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, जब सत्ता की बात आती है तो केवल परिवार आ जाता है। आखिरी बात इनकी, चूंकि तालियों में सुन नहीं पाए लोग, आखिरी बात क्या थी आपकी? कि जब किसान झंडा गिराते हैं तब ये कुछ नहीं बोलते, ये भगत सिंह को वैल्यू नहीं देना चाहते, ऐसा क्यों? बिल्कुल झूठ। किसानों ने कोई झंडा नहीं गिराया, बल्कि सच ये है कि आरएसएस ने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे झंडा तिरंगा नहीं लहराया, क्योंकि मोहब्बत नहीं थी तिरंगे से, मोहब्बत सिर्फ दूसरे झंडे से थी। आप पूछे आरएसएस के लोगों से सवाल, इतिहास है कैसे? बच्चे गुस्सा निकाल दीजिएगा, गुस्सा बड़े प्यार से बोल रहा हूं। सारा गुस्सा 52 साल के इतिहास सारा गुस्सा वर्डिक्ट का बच्चे बताइए राकेश जी और सुधांशु जी क्यों झंडा नहीं गिराया? आप अखंड तिरंगे के लिए भारत अपनी की जान बात देते हैं, तिरंगा करते को हमने बनाया, हैं। तिरंगा के लिए मुझे अपनी जान दे 11 देंगे। वर्ष तक पाकिस्तानी समाज में रहने का अवसर मिला था। वो कहते थे कि केवल जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम लीग को नहीं चाहिए। इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा बाजार था, सारा विश्व ललायत है इस बाजार के लिए। हमें क्या मिला? अगर अखंड भारत होता, भारत के टुकड़े नहीं होते, तो हम तो संख्या में ज्यादा होते, या हमें फाइनेंस मिलता। कौन हम पाकिस्तानी कहते थे कि हमें फाइनेंस मिलता, हम तो इंडिया का गर्दन पकड़े रहते। पाकिस्तान की हालत जरा समझ लीजिए। बिलोची तो सब जानते हैं, पंजाब के लोग जो हैं अपने पंजाबी भाषा को घुसने देते हैं, रावीपाल कोई घुस नहीं सकता। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो पठान है वो तो वहां डेवलपमेंट नहीं चाहते, अफीम की खेती करते हैं। वो कहते हैं हमें तो चाहिए ही, हमें तो ये बॉर्डर चाहिए ही नहीं, हम जहां चाहे जाएं। एक सिंध ऐसा है जो मुहाजिर को भी अपनाता है, दूसरों को भी अपनाता है। आप भी प्रोफेसर हैं मैम? मैं इंडो पाक रिलेशन, एंग्लो अमेरिकन इम्पैक्ट ऑन द इंडो पाक रिलेशन पे पीएचडी हूँ। परफेक्ट। दो सवाल और है, फिर आप लोगों से जल्दी से बोलिए। मेरा सवाल इनसे है, जो ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल में 20 साल में अखंड भारत हो जाएगा, तो मेरा सवाल इनसे ये है कि अब जैसे कह रहे हैं कि अखंड भारत हो जाएगा, तो अब पाकिस्तान को भी यहाँ ले आएंगे, पीओके को भी यहाँ ले आएंगे, कश्मीर को भी यहीं, सब कुछ यहीं आ जाएगा। तो अब जैसे नवरात्रों में मुस्लिम्स को इन्होंने ये करा था कि नवरात्रों में यूपी में नॉनवेज मिलना बंद हो गया था, तो पूरे यूपी में नॉनवेज नहीं मिल रहा था और उनके रोजे भी चल रहे थे, और रोजों में पाकिस्तान आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? पहली बात बड़ी संवेदनशीलता कहूंगा, ये पाकिस्तान और भारत में मुस्लिमों के रोजों में कनेक्शन कहां से आ गया, यही समस्या है। अब दूसरा मैं उत्तर देता हूं, आप नॉनवेज खाने पर रोक लगा देंगे तो कैसे होगा? ये इस्लाम की किस किताब में लिखा है कि रोजे में नॉनवेज ही खाना है? हमारे यहाँ लिखा है कि नॉनवेज नहीं खाना है। लिखा है या नहीं लिखा है? किसी की मर्जी हो, किसी की मर्जी हो तो आप रोक देंगे। तो मर्जी और तो फिर मर्जी को आप धार्मिक आधार नहीं बताएंगे, मर्जी कहिए, फिर धार्मिक आधार मत कहिए, कहिए मेरी मर्जी है। अरे मर्जी आपकी, दारू पीजिए, अफीम खाइए, उसमें कौन सी बात है? जिसकी जो मर्जी है खाता। दारू के ठेके पर नहीं करेंगे। एक लाइन। मेरा सवाल इनसे है कि डॉक्टर अम्बेडकर को दलित करके इतनी उपाधि मिली थी, इतना नाम कमाया संविधान में। आप मेहनत कीजिए, उनके कदमों पर चलिए, तब मिलेगा। क्या उनके रिकॉर्ड को आज तक को तोड़ पाया? 2 सब्जेक्ट में पीएचडी करना मायने रखता है। अब जिसको तो हम दलित है, अब दलित कहाँ रह गए? जो महापुरुष जिस जाति में, हालांकि महापुरुषों की जाति नहीं होती, लेकिन जो महापुरुष पैदा हो जाता है, और जहां तक इन्होंने बात कही, मैंने की बात करी, आप दलित कार्ड खेल रहे हैं, यही बता रही हैं वो। कुछ करिए, कुछ करिए। सुनिए, बाबा साहब ने, क्या दिक्कत है? बोलिए, दलितों को चाहते नहीं होंगे, शोषितों को चाहते ये नहीं चाहती हैं, मजलूमों को चाहते नहीं होंगे। ठीक है, आखिरी सवाल जल्दी। सर, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं अखंड भारत हो जाएगा, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस चीज को अचीव करने के लिए? हाँ, अभी आपको चेतना के सैर पर ले जाएंगे। अभी मैं आपको, अब चेतना नहीं, मैं आपको एकदम